नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा वाला आलोक कुमार आप सभी का अपने इस एनसीईआरटी के सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के भूगोल, कितने प्रकार के भूगोल के की कौन कौन सी शाखाएं, ये सब पढ़ेंगे। भूगोल में क्या क्या चीज बताया गया है वो सब पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूभागों, पर्यावरणों और लोगों तथा उनके परिवेश के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल कहलाता है। ठीक, यह मानचित्रों को याद करने से कहीं आगे बढ़कर चीजों की स्थिति, उनके होने के कारण और समय के साथ साथ उनमें होने वाले परिवर्तन और परस्पर क्रिया को समझाने का प्रयास करता है। क्या चीज करता है? तो भूगोल करता है। तो ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, landscapes, environments, and the relationship between people and their surroundings. It goes beyond memorizing maps by seeking to understand where things are, why they are there, how they change and interact over times. The world originated from the एंसेंट ग्रीक वर्ड ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी का अर्थ क्या है जी? ज्योग्राफी का अर्थ में हो जाता है जियो मतलब पृथ्वी हो जाता है, अर्थ हो जाता है, और ग्राफोस मतलब हो जाता है टू राइट, मतलब लिखना या अध्ययन करना। ठीक, ये ग्रीक भाषा का शब्द है ज्योग्राफी। ठीक, और इससे हमें क्या, पृथ्वी के भूभागों, पर्यावरण और लोगों तथा उनके प्रवेश के बीच अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक, और भूगोल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या क्या चीज? भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। भौतिक भूगोल होता है, फिजिकल भूगोल होता है, इन्वायरमेंट भूगोल होता है, और ह्यूमन भूगोल होता है। ह्यूमन भूगोल और फिजिकल भूगोल मतलब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो संबंध है, उसमें उसे क्या चीज कहते हैं? इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरणीय भूगोल कहते हैं। ठीक, और फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण, सतह पर मौजूद भौतिक स्वरूपों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें भौतिक भूगोल में। ठीक, इसमें मानव निर्मित संरचनाओं के बजाय प्राकृतिक द्वारा निर्मित वस्तुओं जैसे पहाड़, नदियां, वायु, जलवायु, महासागर, सागर, जीव जंतु का विश्लेषण इसमें किया जाता है, मतलब उनके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी इज द मेजर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी that studies the Earth's natural environment, surface physical features, and natural process. It analyzes elements created by nature, such as mountains, rivers, climates, oceans, and animals, rather than man-made structures. मतलब मानव निर्मित के कुछ छोड़कर जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है उसके बारे में ही ये पढ़ता है। भौतिक भूगोल बताता है हम लोगों को। ठीक, ओके। और इन्वायरमेंट भूगोल किसे कहते हैं? पर्यावरणीय भूगोल किसे कहते हैं? मतलब इन्वायरमेंट ज्योग्राफी इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज द interrelationship and interactions between humans and the natural environment. It bridges the gap between physical and human geography, analyzing the impacts of human activities or environment and the effects of the environment on human society. ठीक, मतलब पर्यावरणीय भूगोल क्या है? तो भूगोल का वो शाखा है जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरणों के बीच के अंतर संबंधों और परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कराती, मतलब उनके बारे में बताती है। ठीक, यह भौतिक और मानव भूगोल के बीच की खाई को बांटकर मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण और पर पड़ने वाले प्रभाव और पर्यावरणों के मानव समाज पे पर पड़ने वाला प्रभावों का विश्लेषण करती, मतलब उसके बारे में बताती है। जैसे प्राकृतिक भूगोल क्या और मानव भूगोल क्या है, उन दोनों के बीच का जो हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, इन्वायरमेंट भूगोल के अंतर्गत। ठीक, और ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं? मानव भूगोल किसे कहते हैं?
ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ मेजर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज द directions between human societies and activities and the natural environment. It consider how humans shape their surrounding and how the environment affects the human lives. Different prominent geographers have defined human geography in different ways. जैसे फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार क्या है, मतलब ये कहती है, फ्रेडरिक रेटजेल कंसिडर करती है द फादर ऑफ, इन्हें द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है, मानव भूगोल के पिता भी इन्हें ही कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को। तो ही स्टेटेड ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड सोसाइटीज एंड लैंड। लैंड मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं, जो प्रकृति, जो मनुष्य के रहन सहन, उसके बीच का रिश्ता कैसा है, उनका सोसाइटी कैसा है, उनका लैंड कैसा है, वो एक लैंड में एक जगह पे कितना लोग रहते हैं, जनसंख्या, उन संख्या के बारे में इसे पढ़ना रहता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक, मतलब जनसंख्या और भूमि के अंदर संबंधों को ही मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक, जैसे मानव भूगोल, भूगोल की वह प्रमुख शाखा है जो मानव समाज की, उसकी गतिविधियों और प्राकृतिक पर्यावरणों के बीच के पारस्परिक संबंध का अध्ययन कराती है। ठीक, इसके अंदर यह समझा जाता है कि मनुष्य अपने परिवेश को कैसे आकार देता है और पर्यावरण मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है। विभिन्न प्रमुख भूगोल विधाओं को मानव भूगोल का अलग अलग परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिक दिए है। जैसे फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार क्या है, इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, मैं शुरू में बता दिया हूँ। इनके अनुसार क्या होता है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के अंतर संबंधों का विश्लेषण करती है, विश्लेषण अध्ययन करवाती है, संश्लेषण अध्ययन करवाती है, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। किनके अनुसार, तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार। एलन सी सैंपल के द्वारा क्या कहा गया है, तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव को परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। ठीक, इसका एलन सैंपल का ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनस्टेबल अर्थ एंड डायनामिक ह्यूमंस। ठीक, और इसमें डिलाब्लास का कथन है, पॉल विडाल डिलाब्लास, इनके अनुसार क्या आता है, मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने और भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, मतलब उससे निकला एक संकल्पना है जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक, उससे निकला एक विषय है मानव भूगोल। किन से निकला है, तो जो जीवों के मध्य जो संबंध का संश्लेषित ज्ञान कहती है, जो संश्लेषित उसके बारे में जो बताती है उसे ही कहते हैं। ठीक, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ concept derived from a synthetic knowledge of the relationships between the physical laws governing the earth and the living organism on it. Okay, तो मेजर एरिया जो मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे, जैसे मानव भूगोल के, जैसे जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, आर्थिक के बारे में पढ़ना है, आर्थिक स्थिति कैसी है मानव का वो पढ़ना है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल भी आ जाएगा, राजनीतिक भूगोल भी आ जाएगा, नगरीय भूगोल भी आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या क्या है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, मतलब जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि और प्रवास के बारे में जानेंगे, जो लोग कहाँ कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ बस गए। आर्थिक भूगोल में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोगों को देखना मुख्य रूप से कृषि के बारे में देखना, उद्योग व्यापार वगैरह के बारे में, फैक्ट्री वगैरह के बारे में देखना है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखना है, आर्थिक गतिविधियां और कई सारी होती है। ठीक, आजकल डिजिटल भी बहुत हो गया, ई कॉमर्स आ गया, ये सब भी इसमें देखा जाएगा। ठीक, और सामाजिक भूगोल एवं सांस्कृतिक भूगोल भी इसमें देखेंगे हम, जैसे विभिन्न समाजों की संस्कृतियां, धर्म और भाषा की जीवन शैली देखेंगे, मतलब कल्चर कैसा कैसा है, उन लोगों का रिलीजन कैसा है, लैंग्वेजेस कैसा है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, और राजनीतिक भूगोल में क्या चीज देखेंगे, राज्य देश की सीमा वगैरह के बारे में देखेंगे, इसमें चर्चा करेंगे।
और नगरीय भूगोल में मतलब शहरों का विकास कैसे हो रहा है, उसका बसावट कैसा है, शहरों में समस्या क्या क्या चीजें, शहरों में संसाधन क्या क्या चीज उपलब्ध है, इस सब के बारे में भी हम देखेंगे नगरीय भूगोल में। ठीक। तो हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक। तो भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के अनुसार सातवां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के अनुसार तो 2011 के जनगणना के अनुसार फिलहाल तक तो चीन था सबसे बड़ा, लेकिन शायद जिस हिसाब से जनसंख्या परिवर्तन भारत में हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है जो भारत नंबर वन कैटेगरी पे आ चुका है, नंबर वन पे आ गया हुआ है जनसंख्या के आधार पे। ठीक। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के अनुसार सातवां स्थान पे है भारत। ठीक है। इसका क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत देश हमारा जो है ये दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत भारत कौन सी एशिया में, तो दक्षिणी एशिया के दक्षिणी दिशा में स्थित है। भारत के तीन तरीके, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ तथा एक ओर से पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत को प्राकृतिक रूप से सुरक्षा दिया गया हुआ है। उत्तर में तो हिमालय हो गया, बाद बाकी इधर तीन साइड से तो समुद्र है ही, जिसके कारण उप अधिक भारत को एक द्वीप कहा जाता है, भारतीय द्वीप भी कहा जाता है। ठीक। ये भारत एक ऐसा, भारत देश एक ऐसा पूरी तरह से उत्तरी और पूर्व गोलार्ध में पड़ता है भारत। ठीक। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला से लेकर दक्षिण में 7516 किलोमीटर लंबा तटीय रेखा तक यह देश भौगोलिक विविधता से भरपूर है। ठीक है। मतलब तट रेखा मतलब समुद्री कहाँ कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो समुद्री हो गया 7516 किलोमीटर में। ठीक है। उत्तर में भी विशाल हिमालय ही है। मतलब इंडिया द वर्ल्ड सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री spans 3.28 million kilometer square located in South Asia. It lies entirely in the northern and eastern hemisphere. Its features dramatic geography diversity stretching from the towering Himalayan mountains in the north to spiraling 7,516 kilometer coastline in the south. ठीक। मतलब इस कहना क्या चाह रहा है, ये जो भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार, मैं फिर बोल रहा हूँ क्षेत्रफल के अनुसार सातवां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के अनुसार भारत 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा नंबर पे था, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश। ठीक। और जो 2021 में जनगणना होना था वो कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हुआ, जो अब ये 2027 में होने की संभावना है। हालांकि 2026 से जनगणना स्टार्ट हो चुका है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे सेंसरशिप ऑफ इंडिया वाले आकर जनगणना कर कर यहाँ से ले गए हुए अपना डाटा कलेक्ट करके। आजकल तो डिजिटल है, डिजिटल जनगणना हो रहा है। आते हैं मोबाइल पे मैसेज, वो अपना जो घर में पूछता है घर में टाइल्स है, टाइल्स लगे हुए या नहीं लगे हुए, घर में कितने सदस्य, इन सब के बारे में पूछेगा। इससे जनगणना भी हो रहा है, मनुष्य की गिनती भी हो रही है और मनुष्य की आर्थिक स्थिति का भी पता चल रहा है। ठीक। और भारत के जो ज्योग्राफिक डाटा है, ज्योग्राफिक डाटा है भारत के बारे में, जैसे भारत मुख्य इसका भारत का मुख्य भूभाग अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच में स्थित है। ठीक।
मानक मध्याह्न रेखा प्रयागराज के पास 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से होकर गुजरती है, जिसे पहले इलाहाबाद जिस जिला को कहा जाता था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रयागराज के पास कितना, 32 डिग्री 30 मिनट से 30 मिनट पूर्व दिशा से होकर गुजरती है, जिससे भारत का आधिकारिक समय निर्धारित होता है। और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इसको करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। ठीक। और सीमा भारत का जो जो बॉर्डर लाइंस है, बॉर्डर भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें कौन कौन सा है? पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये भूमि के साथ जुड़ती हुई सीमा है। ठीक। तो समुद्र के द्वारा जुड़ती हुई सीमा तो एक क्या चीज कहते हैं उसको, श्रीलंका है। शॉर्ट स्क्रीन ले लेना भाई, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक। और भारत का भू आकृति कैसा है? जैसे भारत के विविधता भूभाग को 6 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। पहले उत्तरी पर्वत, उत्तरी पठार, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीपों के में है जो वो सब देखेंगे। ठीक। उत्तरी पर्वत में क्या क्या चीजें, इसमें राजशाही हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाएं शामिल है। काराकोरम और हिमालय। भारत को जो ठंडी से बचाने वाला जो पर्वत है वो हिमालय ही है। अगर हिमालय नहीं रहता तो पता चलता है जिस जो हाल रसिया वगैरह का हो रखा है, जो बर्फ वगैरह पड़ती रहती है, वैसे ही यहाँ पे भी ठंडी में पड़ती। ठंडी में मतलब आदमी को बाहर निकलने का जगह नहीं, बाहर निकलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती, इतना ज्यादा ठंडी पड़ती, जो जम जाता आदमी सब। हिमालय एक जैकेट की तरह हमारे देश को बचाया हुआ है ठंडी हवा से, जो उत्तर की ओर से हवा आती है उससे। ठीक है। ये ठंडी मध्य एशिया हवाओं के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध प्रदान करती, क्या कहता है, जैकेट की तरह एक काम करता है। कौन सा? हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला है। ठीक। प्रमुख नदीय प्रणालियों को भी जन्म देते हैं यहाँ से। उत्तरी मैदान में क्या क्या चीज हो गया, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, जो निक्षेपों से बना हुआ है, जो नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। ये सब मैदान, गंगा के किनारे का जो मैदान हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, ये सब क्या चीज है? गंगा के निक्षेपण के कारण से बना हुआ है। जो जहां से गंगोत्री से नदी निकलती है, उन सबसे जो रेत वगैरह, मलबा वगैरह कट कर आती है, उसी से जाकर वहां पे जगह का निर्माण हो गया, जिस कारण से वो बना हुआ है। ठीक। यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पे पाई जाती है, उत्तरी मैदान में। गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारे, ये सब हो गया। ये सब जलोढ़, वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उपजाऊ भी बहुत, वहां का जमीन भी बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। धान वगैरह की खेती के लिए काफी बेहतर होती है। और यहाँ पे आबादी भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे खाना का साधन है, जल का साधन है, ये सब। जैसे हम हमारा बिहार देख लीजिए, वहां पे बहुत जनसंख्या है, 1100 कुछ जनसंख्या पर घनत्व प्रति किलोमीटर वर्ग में पड़ता है। ठीक। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन कम क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा व्यक्ति रहने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। और 2011 के बाद कितना जनसंख्या विस्फोट हुआ है बिहार में, वो आएगा तो मेरे को नहीं लगता अभी 2000 या 1800 से के करीब न हो। लगभग 2000-1800 के करीब में हो जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो क्षेत्र जिला है बिहार में, वो कौन सा है? शिवहर है। वहां पे 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हालांकि नया जिला है शिवहर, हाल ही फिलहाल में बना हुआ है। ठीक। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला के क्या है? तो कैमूर जिला है, जिसे भभुआ भी कहा जाता है पहले।
यहाँ पे 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कब के अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक, तो ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में दिया हुआ है। जैसे प्रायद्वीपीय पठार में क्या अधिकांशतः खनिज वगैरह पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ये सब किसमें? अधिकांशतः पठार में पाया जाता है, पहाड़ में इतना ज्यादा नहीं पाया जाता। ठीक, ये त्रिकोणीय भूभाग है जो पूर्व और पश्चिम के घाटों से घिरा हुआ है हमारे भारत को। और भारतीय रेगिस्तान में क्या चाहिए? थार रेगिस्तान उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में फैला हुआ है। राजस्थान होगा, ये सब क्या है? रेगिस्तानी इलाका में ही आ जाएगा। ठीक, और तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल खाड़ी के किनारे स्थित उपजाऊ भूमि की संकरी पटिया है। और द्वीपों में क्या चाहिए? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप भी शामिल है। ठीक, भारत की नदी प्रणालियां क्या क्या चीज है? भारत में प्रमुख बहुत मुख्य रूप से नदियों के समूह को दो वर्गों में विभाजित किया हुआ है। हिमालय नदी हो गया और प्रायद्वीपीय नदी हो गया। हिमालय नदी क्या चीज होती है? बारहमासी नदी होता है, ये 12 माह तक ये चलता रहता है। ठीक है, हिमालय नदियां जिसमें हो गया गंगा, हो गया ब्रह्मपुत्र, हो गया सिंधु, हो गया, ये नदियों का पानी कभी सूखता नहीं है। अब प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहते हैं? जो मौसम पे चलता है, जो नदियां, ठीक, मौसम के अनुसार चलता है, पानी की गति देता है। ठीक, वर्षा पे आधारित ये नदियां होती है। जब वर्षा होगी तो नदियों में पानी रहेगी, वर्षा नहीं होगी तो नदियों में पानी रहेगी। मुख्य रूप से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। अब पश्चिम की ओर अरब सागर में जैसे नर्मदा है, तापी है, जो बहती रहती है, पश्चिम में सागर में बहती है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और नदी के प्रकार में जो जो नदी नदी तंत्र वगैरह सब है वो कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, नदी का तंत्र सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, इन सब के बारे में हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन शुभ हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।